आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में भारत के संदर्भ में जो ग्रह प्रकार है, यानी भारत के संदर्भ में हम आज ग्रह प्रकार का अध्ययन करेंगे। भारत के अलग अलग स्थानों में ग्रामीण बस्तियां, उनके घरों के प्रकार किस प्रकार के हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। हिमालय की ग्रामीण बस्तियां। हिमालय की बस्तियां अर्धसघन, प्रकीर्ण और परिक्षिप्त होती है, यानी बिखरी हुई, छितरी, दूर दूर होती है एक दूसरे से बहुत। कश्मीर, कुल्लू मनाली और दून घाटी की अंतर पर्वतीय घाटियों में ग्रामीण बस्तियां ज़्यादातर सघन है और अर्धसघन है। अर्थात हिमालय में भी कश्मीर, कुल्लू मनाली और दून घाटी की जो पर्वतों के बीच में घाटियां हैं, वहाँ की ग्रामीण बस्तियों की बात की है तो वहाँ की जो ज़्यादातर बस्तियां वो सघन है या अर्धसघन प्रकार की है। लेकिन जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें अल्पाइन चारागाह में जो बस्तियां हैं वो परिक्षिप्त है, यानी वो बहुत दूर दूर है, छितरी हुई है। तरंगित स्थलाकृति, शीत जलवायु और कृषि भूमि की कमी छोटे छोटे प्रकीर्ण और परिक्षिप्त बस्तियों के विकास का मुख्य कारण है। यानी ये प्रकीर्ण और परिक्षिप्त बस्तियां क्यों बसी, इसका कारण है कि वहाँ पर जो जलवायु है बहुत ज़्यादा ठंडी है और कृषि भूमि की कमी है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में है तो वहाँ पर ढाल की और समतल भूमि की वहाँ पर समस्या है, इसलिए ये बस्तियाँ परिक्षिप्त बस्तियाँ हैं। ऋतु प्रवासी, अर्थात ऋतुओं के अनुसार जो प्रवास करते हैं उनमें है कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल और हिमाचल और कुमाऊँ के भूटिया, सिक्किम के लेपचा। ये अपने स्थायी आवास का निर्माण शीत ऋतु गुजारने के लिए मैदानी क्षेत्रों में करते हैं और अस्थायी घरों का, जिसको बोलते हैं कोठा या बांडी, उसका निर्माण ये कश्मीर के अल्पाइन चारागाह में करते हैं ताकि उनके जो बकरियां वगैरह है वो गर्मी के मौसम में उनके लिए चारा उपलब्ध हो सके। जम्मू और कश्मीर के ज़्यादातर गुज्जर और बकरवाल का स्थायी निवास कठुआ, जम्मू, राजौरी और पुंछ जिले में है, जहाँ पर वे शीत ऋतु गुजारते हैं और कृषि में व्यस्त रहते हैं। गर्मी के मौसम में उनका आरोहण है वो अल्पाइन चारागाह की तरफ होता है, जहाँ पर वे पोषक घासों का उपयोग मिल जाते हैं। पूर्वी हिमालय के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जो राज्य हैं, यहाँ पर गहरी ढाल, तरंगित स्थलाकृति, भारी वर्षा, सघन वन और अनेक जनजातियों और उनकी जो भाषा है उसमें भिन्नता के कारण सघन और सुसंगठित बस्तियां भारतीय और तिब्बत संस्कृति के उत्तरी क्षेत्र में देख सकते हैं। मेघालय में खासी और जयंतिया गांव की पहाड़ी ढालों के समानांतर झरने और जल निकायों के नज़दीक ज़्यादातर बस्तियां पाई जाती है। नागालैंड में गांव सामान्यतः पहाड़ियों, कटकों के समतल शीर्ष पर पाए जाते हैं, जो समुद्री स्तर से उसकी ऊंचाई देखें तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर मध्य स्थित होते हैं। नागालैंड में स्थान का चयन है वो सुरक्षा और हमलावरों से रक्षा के लिए किया जाता है। नागालैंड में बस्तियां ऐसी जगह बसाई जाती है जहाँ पर लोगों की सुरक्षा रह सके और जो हमलावर हो उनसे रक्षा हो सके। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि करने वाले कुकी अपने अस्थायी झोंपड़ी का निर्माण है वो झूम खेतों में करते हैं, लेकिन इनकी स्थायी बस्तियां भी होती है। मिजोरम की लुसाई जनजाति अपनी रेखीय बस्तियों का निर्माण घाटियों में, पहाड़ों के शीर्ष जहाँ पर थोड़ी बहुत समतल जगह मिलती है इनको, और सड़कों के नज़दीक करते हैं। त्रिपुरा के चकमा जनजाति भी बस्तियों का निर्माण है वो इसी तरह से करते हैं। तो इस प्रकार हमने हिमालय पर्वत की ग्रामीण बस्तियाँ देखी अलग अलग जगह पर। इसी प्रकार भारत के उत्तरी मैदान की ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो किस प्रकार की है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। भारत की उत्तरी मैदान है वो अत्यधिक उर्वर है, गहन कृषि वाले क्षेत्र हैं। यहाँ नहरों, कुओं और नलकूपों के द्वारा पर्याप्त रूप में सिंचाई फसलों के लिए उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानों में ग्रामीण बस्तियों के बीच में एक समान अंतर है और इनके जो घर है वो बड़े आकार के होते हैं। उत्तरी मैदान में वागड़ क्षेत्रों में मुख्य रूप से सघन और अर्धसघन बस्तियां पाई जाती है। वहीं अगर नदियों के खादर और बेत भूमि में देखें जो कि वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाते हैं तो वहाँ पर बस्तियां हैं वो अर्धसघन या छितरी हुई या प्रकीर्ण प्रकार की पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में बात करें तो बालू के जहाँ पर टीले ज़्यादा है
वहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो अर्धसघन प्रकार की है, जबकि पूर्वी राजस्थान जहाँ पर भी उपजाऊ जलोढ़ मैदान है वहाँ पर बस्तियाँ सघन और बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ज़्यादातर बस्तियाँ अर्धसघन और मध्यम आकार की होती है। तराई क्षेत्र में वनों का अधिक प्रतिशत, दलदल भूमि और मौसमी बाढ़ों के कारण बस्तियों का जो वितरण है वो असामान्य है। इसी प्रकार हम मध्य गंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ की ग्रामीण बस्तियाँ भी अर्धसघन और छोटे आकार की होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी है वो कम होती है। निचले गंगा के मैदान में जल वैज्ञानिक विशेषताएं वो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और उनके प्रतिरूप को निर्धारित करने में भूमिका निभाती है, अर्थात जल किस दिशा में बह रहा है, नदियाँ कहाँ पर नदियों से बाढ़ आ रही है, तो उनके अनुसार उनकी ग्रामीण बस्तियों का प्रकार और प्रतिरूप निर्धारित होता है। प्रकीर्ण अर्थात जो छितरी हुई बस्तियाँ हैं वो रार मैदान, पश्चिम बंगाल के द्वार में और सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में जो गांव है वो सामान्यतः नदी तटबंधों पर परिवहन मार्गों के निकट पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में गांव छोटे आकार के होते हैं, बांस के बाड़ के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। निचले बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मचान किस्म के घरों का निर्माण होता है, अर्थात लकड़ी के खंभे होते हैं, वहाँ पर घर बनाए जाते हैं उनके ऊपर, जहाँ नाव और वर्षा के मौसम में एकमात्र परिवहन का साधन है नाव, अर्थात वर्षा का मौसम हो गया है और वहाँ पर ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र है तो बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र साधन नाव है। प्रायद्वीपीय भारत में ग्रामीण बस्तियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की स्थलाकृति और उच्चावच में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसके कारण देश के प्रायद्वीपीय भाग में मिश्रित किस्म की ग्रामीण बस्तियाँ देखी गई है। अरावली के पूरे पर्वतीय क्षेत्र में झोंपड़ी अर्थात झोंपड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती है गांव में। मेवाड़ और अलवर के पहाड़ी क्षेत्रों में एकाकी फार्म घर अर्थात फार्म पर एक अकेला घर, जिसे स्थानीय रूप से लोग कहते हैं डाणी, लंबे तंग घाटियों को देखा जाता है। जयपुर और इसके निकट सघन और अर्धसघन बस्तियाँ पाई जाती है। अरावली के दक्षिणी भाग में उदयपुर प्रखंड में एकाकी और परिक्षिप्त किस्म की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती है। बुंदेलखंड में बस्तियों का निर्माण जल निकायों के नज़दीक हुआ है। ये बस्तियाँ ज़्यादातर प्रकीर्ण बस्ती होती है। छोटा नागपुर पठार में बस्तियाँ सामान्यतः गुच्छित और अर्धगुच्छित प्रकार की होती है। बघेलखंड के उर्वर क्षेत्रों में बस्तियाँ सघन होती है। महाराष्ट्र के लावा क्षेत्र में जल स्रोतों के निकट बस्तियाँ होती है, लेकिन पुणे और सोलापुर के बीच बस्तियाँ अर्धसघन और परिक्षिप्त होती है। कर्नाटक और रायलसीमा के मैदानों में सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होती है, जबकि मलनाड में बस्तियाँ अर्धसघन होती है। कावेरी डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में सघन और अर्धसघन बस्तियाँ होती हैं। सह्याद्री में मुख्य रूप से एकाकी बस्तियाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार तटीय क्षेत्रों में हम ग्रामीण बस्तियों की बात करते हैं तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप एक दूसरे से यहाँ पर भिन्न है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियाँ ऊंचे तटबंधों पर स्थित होती है और बाढ़ के प्रभाव से मुक्त होती है, क्योंकि ये इन नदियों का जो डेल्टा है वो अत्यधिक उत्पादक है, इसलिए यहाँ पर गहन खेती होती है, कृषि संगठित होती है। इस तरह से सघन बस्ती के प्रवृत्ति को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। पूर्वी तट के किनारे ज्वार चिन्ह के ऊपर भिन्न आकार के और प्रतिरूप के अनेक मछुआरे गांव देखे गए, अर्थात यहाँ पर मछुआरे रहते हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ पर गाँवों का विकास हुआ है। मालाबार तट में प्रमुख रूप से बड़े आकार की सघन बस्तियाँ देखने को मिलती है। नारियल और काजू की खेती वाले क्षेत्रों में प्रकीर्ण और परिक्षिप्त बस्तियाँ देखने को मिलती है। कच्छ के अर्धशुष्क क्षेत्र में छोटे आकार के अर्धसघन और प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है, जहाँ घरों में एक या दो कमरे होते हैं। इन अर्धसघन और प्रकीर्ण बस्तियों के बीच में दूरी अधिक होती है। ग्रामीण बस्तियों के आकृति विज्ञान की बात करें तो ज़्यादातर बस्तियाँ वो भूमि उपयोग अर्थात भूमि का किस प्रकार से उपयोग ले रहे हैं और बस्ती की आंतरिक संरचना से ही इनका आकृति विज्ञान निर्धारित होता है। भारत में प्रत्येक गांव के दो भाग हैं, एक तो निर्मित क्षेत्र जो बस्ती है और एक खुला क्षेत्र या खेत। जो निर्मित क्षेत्र है वहाँ पर घरों की व्यवस्था, मुखिया का घर, पशु अवरोधशाला,
सड़कें, तालाब, गलियां, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर, दुकानें और चौक आते हैं। खुला क्षेत्र या खेत वह क्षेत्र होता है जहाँ फसल उगाई जाती है और डेयरी उद्योग में संलग्न ग्रामीण वासी अपने मवेशियों को रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। संकेत चिन्ह के द्वारा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय ये लोग किस प्रकार से गांव में बसते हैं। यहाँ पर तालाब दिखाया गया है और मंदिर दिखाया गया है। प्रमुख बस्ती भूगोलज्ञ डोक्सिएडिस ने बस्ती के आकृति विज्ञान के तहत 4 अंगों की पहचान की थी। खेत या एक रूप भाग, सड़कें, पथ, गलियां, निर्मित क्षेत्र या बस्ती और विशिष्ट या सांस्कृतिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत धार्मिक संस्थान, पंचायत घर, चौक, युवा क्लब और सांस्कृतिक स्थान ये सारे आते हैं। लगभग सभी बस्तियों में खेत और चारागाह है वो निर्मित क्षेत्र को घेरे हुए रहते हैं, अर्थात जहाँ पर बस्ती बसी हुई होती है उसके चारों ओर चारागाह और खेत रहते हैं। दोनों एक दूसरे से सड़कों और पैदल पथ से जुड़े हुए रहते हैं। गांव का मुख्य स्थान जो सामान्यतः ऊंचा क्षेत्र होता है का अधिग्रहण पहले बसने वाले लोगों के द्वारा होता है, अर्थात जो सबसे पहले बसता है उनके द्वारा, जैसे ऊंची जाति के लोग या जमींदार। ये क्षेत्र इस बस्ती का केंद्र होता है जिसके चारों ओर गांव का विकास बाद में होता रहता है। मुख्य बस्ती के निकट कई पूर्वा बस्तियों का भी विकास होता है और इन पूर्वा बस्तियों में मुख्य रूप से निम्न जाति के लोग और जो भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं रहती है, वो श्रमिक रहते हैं। मुख्य बस्ती के निकट इन बस्तियों को भारत के उत्तरी मैदान के क्षेत्र में विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे मजरा, पूर्वा, नागला, टोला। प्रत्येक बस्ती के चारों ओर मृदा के केंद्रित क्षेत्र होते हैं। बस्ती के निकट अत्यधिक उर्वर कृषि भूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गोइरा कहलाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये भूमि गोइंद या गोहन कहते हैं। बस्ती से दूर कम उर्वर जो बाहरी खेत होते हैं उनको पंजाब में मांझा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खालसा, दाहर, रेतला और सोतला कहते हैं। भारत के वृत्त मैदान के लगभग सभी सघन गांवों में अधिकांश सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप केंद्र के निकट तक सीमित है। किसी सघन बस्ती में केंद्र से दूर जाने पर सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों की जो तीव्रता है वो घटती जाती है।